तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे कि जब लाइट एक बाउंड्री से पास करती है, जब एक मीडियम, दो मीडियम्स की बाउंड्री से जब लाइट पास करती है तो वो बेंड हो जाती है, कभी कभी बेंड हो जाती है उस इंटरफेस पर। इंटरफेस का मतलब बाउंड्री जो है, जो आपके पास बॉर्डर है उन दोनों मीडियम का, वहां पर वो बेंड हो जाती है और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हम लिखेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट at the interface of two different medium is called refraction of light। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट उसे कहा जाता है। अब यहां पे हमने लिखा है कि दो डिफरेंट मीडियम, टू डिफरेंट मीडियम। अब मीडियम को हम डिफरेंट बताने वाले होते कौन हैं, क्या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों मीडियम्स को अलग अलग बताता है। तो एक हमारे पास टर्म है दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक ऐसा फैक्टर है जो दो मीडियम्स को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर पाता है। इसका सिंबल है म्यू और इसका वैल्यू होता है speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium। speed of light in that medium। या आप इसको लिख सकते हैं कि स्पीड वैक्यूम में लाइट की कितनी होती है, c के बराबर, और जो है उस मीडियम में मैंने मान लिया उसकी स्पीड है लाइट की v के बराबर। तो ये जो क्वांटिटी है वो कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आल्सो नोन एज AKA, आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहा जाता है। ठीक बात, ध्यान रखें कि यहां पे भी स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक, और आप जानते हैं कि हमेशा लाइट की स्पीड जो है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, कि स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास नॉन मीडियम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा होती है वैक्यूम में। इसका मतलब C विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू V, C विल ऑलवेज बी इक्वल टू ग्रेटर देन V। इसका मतलब C बाय V जो है वो हमेशा ज्यादा होगा 1 से। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा 1 से, या 1 के बराबर। तो ये वाली टर्म याद रखें कि म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमेशा 1 से ज्यादा आपको मिलने वाला है। तो ये बात हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की। अब यहाँ पे दो टर्म आते हैं, एक का नाम है ऑप्टिकल डेंसर एंड ऑप्टिकल रेयरर। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ये कैसा मीडियम है साहब, कि ये एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपनी सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मतलब क्या है, इट्स a medium which have refractive index more than its surrounding is called optically डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा यदि सराउंडिंग से इसकी ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहां पे एक और टर्म है दैट इज ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। इसका ऑपोजिट है बिल्कुल, कि एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन, इट्स अ मीडियम which has refractive index को RI लिख दिया यहाँ पे, less than its surrounding,
अपनी सराउंडिंग से कम यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहा जाता है, ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब यहाँ पे बात करते हैं केस नंबर 1 की, यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट की बात करते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट में केस नंबर 1 हम लेते हैं, केस नंबर 1 कुछ इस तरीके से। आपके पास दो मीडियम है, एक आपके पास मीडियम है मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 1, और ये आपके पास है मीडियम नंबर 2, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 के बराबर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि μ1 की जो वैल्यू है वो ज्यादा है μ2 से, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्टिकली डेंसर हुआ, कौन सा ऑप्टिकली रेयर हुआ। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, इसका मतलब ये डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके सराउंडिंग के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि ये रेयरर मीडियम है, और ये कैसा है भैया, ये डेंसर मीडियम है। तो आप ये बात याद रखना कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, यदि मान लीजिए आपके पास लाइट आ रही है कुछ इस तरीके से, लाइट आ रही है, लाइट की रे, लाइट की किरण इस तरीके से आ रही है, तो वो डेंसर से रेयरर मीडियम जाने में तो है वो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, इस तरीके से बेंड हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है इस तरफ, अपने पाथ से भटक जाती है इस तरफ। ठीक, यदि मैं इस पॉइंट पर यदि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, दैट इज नॉर्मल, आप ये जानते ही हैं नॉर्मल, पहले से नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल क्या है भाई कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर आप एक लाइन बना दें परपेंडिकुलर, तो उसको नॉर्मल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बेंडिंग जो है वो नॉर्मल से अवे हो रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं। तो आर की वैल्यू ज्यादा होती है आई से, आई इज लेस देन इक्वल टू आर। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं कि बेंडिंग अकर्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ जो है हमें बेंडिंग देखने को मिलती है यदि डेंसर से रेयरर की तरफ यदि लाइट रे आती है तो। ठीक, अब इसमें दूसरा केस हम लेते हैं, जब लाइट रे क्या होगा, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तब किस तरफ बेंडिंग होती है, ये भी आपको याद रखना है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहां पे हम ले रहे हैं, आपके पास ये मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2, ये आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हमने यहाँ पे मान लिया कि μ1 की जो वैल्यू है वो लेस देन μ2 है, इसका मतलब ये रेयरर मीडियम हो गया और ये आपके पास डेंसर मीडियम हो गया है। और लाइट रे आ रही है आपकी रेयरर से डेंसर, ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने की कोशिश कर रही है लाइट, ये लाइट की ये बाउंड्री है, दोनों मीडियम्स की बाउंड्री है ये। अब इस पॉइंट पर आप क्या करिए, नॉर्मल बना लीजिए। इस लाइन पर मैंने नॉर्मल यहाँ पे बना दिया, नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जब रेयरर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो अपने पाथ जो इसका ओरिजिनल पाथ ये था उससे बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है लाइक दिस। तो ये नॉर्मल के साथ इसका जो एंगल है वो मैंने कह दिया आर के बराबर, और इस वाले केस में जो आई की वैल्यू है वो ज्यादा होती है आर से, यहाँ पे बेंडिंग होती है नॉर्मल की तरफ। यहाँ पे हम लिखेंगे बेंडिंग अकर्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो रिफ्रैक्शन को गवर्न करते हैं। जैसे हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे, एक लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, और दूसरा ये था कि इंसिडेंस लाइट, इंसिडेंट रे और आपके पास नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। कुछ वैसे ही यहाँ पर भी लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन। तो यहां पे हमारे पास एक लॉ है स्नेल्स लॉ, उसके दो स्टेटमेंट हैं और इसको स्नेल्स लॉ भी कह सकते हैं, स्नेल्स लॉ। इसका स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 ये है कि इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, ये तीनों जो हैं ये एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे
refracted light ray comma normal at a particular point, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के, ये तीनों बातों की, तीनों चीजों की बातें हो रही है एक पॉइंट पर इंसिडेंट लाइट, उसी पॉइंट पर रिफ्रेक्टेड लाइट और उसी पॉइंट पर नॉर्मल, ये तीनों जो लाइन हैं एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ऑल लाई इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में ये लाई करती है। उसके बाद इसका दूसरा स्टेटमेंट ये है दोस्तों कि आपके पास मान लीजिए कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, या आपके पास बाउंड्री है, बाउंड्री इंटरफेस कुछ भी कह सकते हैं, या आपके पास मीडियम नंबर 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, आपके पास दूसरा मीडियम है मीडियम नंबर 2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। तो एक लाइट रे मान लीजिए μ1 से μ2 में जा रही है, ये यहां से लाइट जा रही है और मान लीजिए इस तरीके से दूसरे मीडियम में बेंड हो चुकी है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि I है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तीनों के तीनों सारे के सारे एंगल नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। डायग्राम से साफ दिख रहा है कि ये वाला मीडियम रेयरर है, ये डेंसर है, ये रेयरर है, लेकिन असली में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिजल्ट होता है स्नेल्स लॉ का सेकंड स्टेटमेंट दैट μ1 इंटू साइन I is equal to μ2 into sin R, μ2 into sin R। इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइन है एंगल का इज इक्वल टू इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनटू साइन ऑफ दिस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कहलाता है आपका स्नेल्स लॉ का स्टेटमेंट नंबर 2। ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। उसके बाद यदि मान लीजिए जो हमारी लाइट रे है वो और तीसरे मीडियम में जाती है और वहां पे एंगल मान लीजिए कोई R डैश बना दी है, तो वहां पे μ3 इंटू साइन R डैश भी हम आगे इक्वेट इसको कर सकते हैं। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मीडियम में म्यू इंटू साइन थीटा की जो वैल्यू है, थीटा इज एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, वो कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है एक लाइट रे के लिए। म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो कांस्टेंट रहता है, और इसको आप आगे ये लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू साइन R इज इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ग्लास स्लैब के थ्रू जब एक लाइट जो है वो निकलती है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हम एक बात करने वाले हैं स्लैब की। तो मैंने मान लिया कि आपके पास एक स्लैब है, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, स्लैब। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू के बराबर है। ठीक, बाहर जो है एयर है, दोनों तरफ एयर, एयर बाहर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो होता है ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही। 1 के बाद 4-5 2-3 डेसिमल तक तो 0-0 ही रहती है। तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। तो मान लीजिए एक लाइट रे जो है आ रही है आपके पास कुछ इस तरीके से, ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दे देते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को नाम दे दिया मैंने 1 के बराबर। ठीक, यदि इस 1 पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल बनाता हूं, नॉर्मल बनाता हूं लाइक दिस, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये एंगल मैंने मान लिया, कह दिया I के बराबर है। ठीक, तो हम जानते हैं कि जब लाइट की रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इसका जो ओरिजिनल पाथ था बेटा, इस लाइट का जो ओरिजिनल पाथ है इस तरफ, इस पाथ से वो भटक जाती है, बेंड हो जाती है। असल पाथ जो है आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, ये वाला पाथ फॉलो करती है लाइट। करना कौन सा चाहिए था? ये करना चाहिए था, सीधी लाइन में जानी चाहिए थी, लेकिन बेंडिंग की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से इसका पाथ जो है, इसका जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, और नॉर्मल से बनने वाला जो एंगल है वो कहलाता है इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, अच्छा, अब
ये हमारे पास बाउंड्री थी, ये बाउंड्री दो मीडियम्स को अलग कर रही है, ये बाउंड्री इस ग्लास को और एयर को अलग कर रही है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं ये वाली जो बाउंड्री है, दिस बाउंड्री इज ऑल्सो सेपरेटिंग द एयर फ्रॉम द ग्लास। तो इसका मतलब यहां पर भी रिफ्रैक्शन होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को नाम मैंने दे दिया 2। अब इस पॉइंट पर भी रिफ्रैक्शन हमें लगाना होगा। तब इस पॉइंट पर इंसिडेंस हो रहा है, तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बना सकता हूँ। ये नॉर्मल है साहब। इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा होगा, एंगल आर ही होगा वो ऐसे, या फिर आप कह सकते हैं इसको आई डैश कह सकते हैं। एंगल आई डैश बना रहा होगा। और ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, तो जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है बेंड होने वाली है। तो ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे जो है वो कुछ इस तरीके से आपको जाती हुई दिखेगी। ये पाएंगे तो जो पाथ है लाइट का वो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। इसके ओरिजिनल पाथ से ये भटक जाती है थोड़ी सी। ये एंगल कहलाएगा आपका, कह देते हैं इसको आर डैश के बराबर, इसको कह देते हैं। ठीक, अब हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है या नहीं। कैसे कर सकते हैं वो? तो मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ, स्नेल लॉ लगा सकता हूँ एट इंटरफेस नंबर 1। एट इंटरफेस नंबर 1 में लिख सकता हूँ 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। इक्वेशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको। सिमिलरली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि म्यू इस पे एट इंटरफेस नंबर 2, एट इंटरफेस नंबर 2 में लिख सकता हूँ म्यू इंटू साइन आई डैश इज इक्वल टू 1 इंटू साइन आर डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब यहां ज्योमेट्री से आप देख सकते हैं कि जो एंगल आर है बेटा, जो एंगल आर है वही आई डैश के बराबर है। तो इस लाइन को देख सकते हैं आप कि ये वाली जो आपको शेप दिख रही है, ये एंगल यदि आर के बराबर है, ये आई डैश के बराबर है, तो आई डैश और आर आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि आर डैश जो है वो आई डैश के बराबर है, सॉरी आर जो है आई डैश के बराबर है। आर इज इक्वल टू आई डैश, आर इज इक्वल टू आई डैश। अब आर आई डैश के बराबर है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आई और आर डैश बराबर है। तो यहां पे लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। और इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 सबको मैं मिला रहा हूं। देखिए, तो मैं 1 से लिख सकता हूं 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन आर। आर आई डैश के बराबर है तो इसको लिख सकता हूं मैं म्यू इंटू साइन आई डैश लिख सकता हूं। और म्यू इंटू साइन आई डैश जो है वो किसके बराबर है भैया? 1 इंटू साइन आर डैश के। तो किसके बराबर है? 1 इंटू साइन आर डैश के बराबर है। ठीक, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये और ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं यहां से साइन आई बराबर है किसके? साइन आर डैश के। इसका मतलब आई बराबर है आर डैश के, आई बराबर है आर डैश के। और यदि एंगल आई बराबर है आई डैश के, सॉरी एंगल आई बराबर है आर डैश के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है भैया? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, सिंपल साफ साफ दिख रहा है तो। ठीक, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि जब लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होती है तो वो अपने पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। उसका पाथ जो था वो इस तरीके से था, लेकिन उसका जो फाइनल पाथ होता है असली में बेंडिंग के बाद, वो पाथ होता है ये। तो इस ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है लेटरली, तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। इसको डेल्टा एक्स कह सकते हैं। डेल्टा एक्स का मतलब होता है लेटरल शिफ्ट। पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट हो चुकी है हमारी लाइट। ठीक, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से।
ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 मई से। ठीक है बच्चों, रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से। ठीक है ना, 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का। ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना। ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड दे के वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।